हेलो स्टूडेंट। तो कल हमने शुरुआत की थी फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो क्रांति हुई, ये जो बदलाव हुआ, ये क्रांति हुई क्यों हुई। तो ये जो क्रांति हुई थी अधिकारों को लेकर हुई थी। ठीक है, फ्रांस के राजा ने एक वर्ग के लोगों को विशेष अधिकार दे रखे थे, बाकी दो वर्ग थे उनके पास कोई अधिकार नहीं थे। जनता परेशान थी, चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई थी और राजा जनता से अनेक प्रकार के कर वसूल करता था, जिससे जनता वो कर चुकाने में असमर्थ थी। इसलिए जनता ने राजा के खिलाफ आवाज़ उठाई, जो 1789 क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। फिर सम्राट ने जनता के खिलाफ सेना को कहा कि भाई शहर में घुस जाओ और जो भी लोग विद्रोह करें उसको विद्रोह को दबा दिया जाए। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है और ये अफवाह फैलाएगी जनता में। लोगों ने अफवाह फैला दी कि भाई राजा है, उसने शहर नगर में सेना घुसा दी है और ये सेना जनता पे गोलियां चलाएगी। लगभग 7000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। यानी अब जनता भी चाह रही थी कि भाई सेना का मुकाबला करने के लिए हमारे पास हथियार नहीं है। तो इन 7000 लोगों ने, जिसमें कुछ पुरुष थे तो कुछ महिलाएं थी, सेना का मुकाबला करने के लिए उनको हथियारों की आवश्यकता थी और हथियारों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने ज़बरदस्ती सरकारी भवनों में प्रवेश किया। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल, उसमें एक मजबूत किला था पेरिस शहर के अंदर, जो राजस्थान का राजा फ्रांस का जो राजा था उसका निवास स्थान था। ठीक है, तो उस किले के अंदर प्रवेश किया। बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। जो कैदी छुड़ाए गए उनकी संख्या कितनी थी? 7। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण, क्योंकि सम्राट बास्तिल की किले में बैठा बैठा अपनी निरंकुश शक्तियों का क्या कर रहा था? इस्तेमाल कर रहा था। तो बास्तिल का किला है वो लोगों की घृणा का केंद्र बन गया। जो राजा उसके अंदर रहता था, जनता उसका कुछ कर नहीं सकती थी, तो लोगों के प्रति बास्तिल के किले में के प्रति घृणा पैदा हो। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था, इसलिए किले को ढा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में, देखो पूरे किले को ध्वस्त कर दिया गया और उसके जो अवशेष थे उनको बाजार में लोगों ने बेच दिया, जो इस ध्वंस को बतौर समर्थी चिन्ह सजोना चाहते थे। तो कई लोग ऐसे थे कि भाई इसको अपना भविष्य में क्या है जानकारी के लिए संजो के रखेंगे, तो उन्होंने उन समर्थी चिन्हों को खरीद लिया। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। पाव रोटी का मतलब एक समय की रोटी की, और इतनी कीमत हो गई कि जनता एक समय की रोटी भी नहीं जुटा पा रही थी, इतनी महंगी हो गई। तो इसलिए जनता ने विरोध किया। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा, जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने पर हुई। अब जब इतिहासकारों ने इस लंबे घटनाक्रम की कड़ी से कड़ी जोड़ी, तो उस कड़ी जोड़कर देखा कि वे राजा की वास्तव में गलती थी, इसलिए राजा को क्या कर दिया गया? फांसी पर लटका दिया गया। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? ये जो किला चित्र 1 में दे रखा है, बास्तिल का किला है।
जो जनता इसको ढा रही है। बास्तिल ध्वंस के बाद चित्रकारों ने इस घटना की याद में कई चित्र बनाए। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। अब जो क्रांतियां हुई, क्रांति होने के क्या कारण थे? उस 18वीं शताब्दी में फ्रांस का समाज कैसा था, समाज की स्थिति कैसी थी, कौन उस समय राजा था, किन बाहरी देशों का इन फ्रांस में उपनिवेश था, ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी पड़ेंगी, पढ़नी पड़ेंगी। तो मैंने कल भी बताया था कि 1774 में बुर्बो राजवंश चला आ रहा है, जो लुई 1 से लेकर लुई 16 तक जो राजा हुए वो किस वंश के थे? बुर्बो वंश के। तो सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा, यानी आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी। जब लुई 16वां 1774 में किस वंश का था? बुर्बो वंश का। वो राजा बना तो उस समय उसकी उम्र कितनी थी? 20 साल। उसका विवाह है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट से हुआ। तो 20 साल की उम्र में उसकी शादी हुई, और शादी भी किसके साथ? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी मेरी एंटोइनेट, उसके साथ हुआ। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया, क्योंकि लुई 12 के बाद जितने भी शासक हुए सारे विलासी थे। तो कहने का मतलब लुई 15वां, लुई 13वां उससे विलासी, लुई 14वां उससे विलासी, लुई 15वां उससे विलासी। तो कहने का मतलब जो राजकीय कोष था, जो खजाना था, वो पूरा खाली था। अब देखो ये आया तो खजाना खाली था, अब विलासी ये भी था, तो धन खर्च करने के लिए इसको भी चाहिए। तो इसने जनता पे क्या कर दिए? अनेक प्रकार के कर लाद दिए। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साय के विशाल महल और राज दरबार की शान शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिरवे उसमें क्या थी? मुद्रा थी फ्रांस की। लिरवे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिरवे का बोझ चढ़ा हुआ था। तो 10 पहले से था, 2 अरब ये बोझ चढ़ गया इस युद्ध में। अमेरिका के 13 उपनिवेश को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने की सहायता दी। तो इससे इस युद्ध में 10 अरब लिरवे खर्च हो गए। तो इसके ऊपर इससे फ्रांस पे 10 अरब लिरवे कर्जा चढ़ गया, और 2 अरब पहले से था। टोटल कर्जा हो गया फ्रांस पे 12 अरब। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे। अब राजा को बोले कि भाई हमारा कर्ज दो, और वो भी कैसे? ब्याज सही। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई, पर यह कदम भी नाकाफी था। तो कर बढ़ा दिए, लेकिन करों इतने से भी काम नहीं चला। कर बढ़ाने के बाद भी काम नहीं चला, क्योंकि कर्ज बहुत ज़्यादा था फ्रांस पे। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट में बटा हुआ था, 3 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, तो मैंने ये कल भी बताया था भाई, जो फ्रांसीसी समाज है वो 3 पार्ट में बटा हुआ था, जिसको समाज को क्या बोलते थे? एस्टेट बोलते थे। 3 एस्टेट, और केवल तीसरे एस्टेट के लोग जनसाधारण ही कर अदा करते थे। तो मैंने ये कल भी बताया था कि भाई कुलीन, पादरी और जनसाधारण। तो कुलीन को तो कोई, उनको तो विशेष अधिकार था, उनको तो कोई टैक्स ये वगैरह कुछ लेन देन ही नहीं था। और जो पादरी वर्ग था वो विद्वान वर्ग था, उससे राजा हो टैक्स नहीं लेता था। तो टैक्स अदा कौन करता था? केवल साधारण लोग। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज और संस्थाओं के लिए होता है।
चित्र 2 फ्रांसीसी समाज। देखो चित्र 2 में दे रखा है फ्रांसीसी समाज क्या था। 3 एस्टेट थे। कौन कौन से थे? प्रथम पादरी वर्ग, दूसरा कुलीन वर्ग, तीसरे वर्ग में कौन शामिल थे? तृतीय एस्टेट में बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि, किसान और कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन और मजदूर नौकर। तो तीसरा जो वर्ग था ये टैक्स देता था। ऊपर वाले 2 वर्ग थे कौन से? पादरी और कुलीन, ये टैक्स नहीं देते थे। फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90% क्या थे? किसान थे। लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। 90% खेती करा करते थे, लेकिन उनके पास ज़मीनें नहीं थी। ज़मीनें थी केवल कुछ ही % किसानों के पास। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे एस्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 एस्टेट कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को विशेषाधिकार जनना प्राप्त थे कि भाई इनसे किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा और इनके जो पास अधिकार है वो उनको जन्म से मिले हुए। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों में छूट। तो इन 2 जो वर्ग थे इनको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, करों से छूट थी इनको। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइद बोले धार्मिक कर। 2 प्रकार के कर होते थे, एक तो टाइद होता था, एक टाइल होता था। टाइद तो होता है धार्मिक कर और टाइल होता है प्रत्यक्ष कर। तो 2 प्रकार के कर थे। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा लेता था और उस कर का नाम था टाइद, धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। ऊपर से तीसरे एस्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल प्रत्यक्ष कर भी शामिल था और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। अब है नए शब्द, क्या है? लिरवे, फ्रांस की मुद्रा, जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। एस्टेट, क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी है। पादरी वर्ग, चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह है। टाइद, चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला धार्मिक कर। यह कर कृषि उपज के 1/10वें हिस्से के बराबर होता था। टाइल, सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर। अब ये देखो चित्र में दे रखा है कि बेचारा गरीब अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ लाता है, यानी सब कुछ राजा को टैक्स के रूप में देने आता है, प्रत्यक्ष के रूप में। मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा है, पर वह उसको एक नज़र देखता तक नहीं कि कौन आया है, क्या लेके आया है। कुलीन व्यक्ति मकड़ा है और किसान मक्खी है। शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता है। जीने का संघर्ष। अब मैंने बताया था कि एक जगह नाम आया था पाव रोटी। पाव रोटी का मतलब होता है एक समय की रोटी, और एक समय की रोटी के लिए लोगों को लाइन में लगना पड़ता था, और कभी कभार तो ऐसा होता था कि नंबर भी नहीं आता था, और महंगाई इतनी थी कि एक एक गाड़ी पैसों की भर के एक समय की रोटी के लिए ले जाने पड़ते थे, क्योंकि उस समय पूंजी की कोई कागज़ की पूंजी की कोई वैल्यू नहीं थी। जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेजी से बढ़ी। अधिकांश के लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे। मजदूर काम करते थे, मजदूरी मालिक तय करता था कि कितनी मजदूरी इसको देनी है, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियां तब और बदतर हो जाती थी जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती थी। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट
प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। जीविका संकट, ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं। अनाम जिसका नाम मालूम न हो। जीविका संकट कैसे उत्पन्न होता है? खराब फसल, अब गरीब गुरबा पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है, फसल खराब हो जाती है या महामारी आ जाती है, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, ऐसी स्थिति में गरीब जो लोग हैं वो भोजन नहीं खरीद पाते, तो ऐसी स्थिति में क्या आ जाता है? संकट आ जाता है। उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। पहले भी कर बढ़ने व काल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन व कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे एस्टेट के उन समूह ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ चुके थे। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारी व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों, निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए, ने अधिकार सबको बराबर होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। भाई अगर किसी की हैसियत पहचानी जाए तो उसके लिए क्या होनी चाहिए? योग्यता होनी चाहिए, न कि जन्मना अधिकार होना चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की है परिकल्पना जॉन लॉक और जॉन जोक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की है। अंडरलाइन कर लेना। अपने टू ट्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लोक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था कि राजा है वो कोई देव ईश्वर का अवतार नहीं होता, ठीक है, और राजा को कभी निरंकुश भी नहीं होना चाहिए, राजा को जनता की भलाई के लिए काम करना चाहिए। तो लोक का जो निबंध है टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट, उसमें कहा कि राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों का खंडन किया है। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मोंटेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात की। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। मोंटेस्क्यू ने सत्ता को 3 भागों में बांटा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। दार्शनिकों के इन विचारों पर कॉफ़ी हाउसों और सैलान की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुआ करती थी कि जहाँ लोग इकट्ठा होते थे ना, बैठ के जहाँ चाय कॉफ़ी पीते थे, वहाँ मतलब देश में क्या हो रहा है, कैसा राजा है, कैसे कैसे अधिकार लोगों को दे रखे हैं, किन लोगों को अधिकार नहीं दे रखे, ऐसे टैक्स बढ़ा दिया, ऐसी वो कॉफ़ी हाउसों और सैलानी गोष्ठियों में चर्चा करते थे। पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापार प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता था, क्योंकि पुस्तकें लोगों के बीच जोर से पढ़ी जाती थी। पुस्तकें क्यों पढ़ी जाती थी? ताकि अनपढ़ लोग भी समझ सके, सुन सके। इसी समय लुई 16 द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था में के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभव का वर्णन। आगे चलकर क्रांतिकारी राजनीति में सक्रिय होने वाले जॉर्ज दांतान ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद समय को याद करते हुए सन 1793 में एक पत्र लिखा था। मैं प्लेसिस के आवासीय कॉलेज में था, वहाँ मुझे कई महत्वपूर्ण लोगों का सानिध्य मिला। पढ़ाई पूरी होने के बाद बेकारी के दिनों में मैं नौकरी की तलाश में जुट गया। पेरिस के न्यायालय में नौकरी मिलनी असंभव थी। सेना में नौकरी का विकल्प भी मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मैं न तो जन्मजात कुलीन था और न ही मेरा कोई संरक्षक था। चर्च भी मुझे आसरा नहीं दे सका। मैं कोई ओहदा भी खरीदने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि मेरी जेब में एक सू फ्रांसीसी पैसा भी नहीं था।
पुराने दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया था, व्यवस्था ने हमें पढ़ा लिखा तो दिया था, लेकिन हमारी प्रतिभा के इस्तेमाल के अवसर उपलब्ध नहीं कराए थे। आर्थर यूंग नाम के एक अंग्रेज ने सन 1787-89 के दौरान फ्रांस की यात्रा की और अपनी यात्रा का विस्तृत वृत्तांत लिखा। इस वृत्तांत में उसकी यह टिप्पणी दिलचस्प है: सेवा टहल में लगे अपने गुलामों, खासतौर पर उनके साथ बुरा व्यवहार करने वालों को पता होना चाहिए कि इस तरह वह अपनी ज़िंदगी को ऐसी स्थिति में डाल रहा है जो उस स्थिति से बिल्कुल भिन्न होती, जिससे उसने मुक्त लोगों की सेवाएं ली होती, उनसे बेहतर बर्ताव करता, जो अपने पीड़ितों की कराह सुनते हुए भोज उड़ाना पसंद करते हैं। उन्हें दंगे के दौरान अपनी बेटी के अपहरण या बेटे का गला रेत दिए जाने का दुखड़ा नहीं रोना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही।